हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि जंतुओं में प्रजनन। तो अभी तक हमने डिस्कस किया है यहाँ पर प्रजनन और प्रजनन के प्रकार। तो देख लेते हैं अभी तक जो चीजें आपने डिस्कस की है यहाँ पर। चलिए, यहाँ तक की बात हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा सा उसका आइडिया ले लेते हैं और फिर बात करेंगे गैमेट फॉर्मेशन की। क्लियर है? कुछ टर्म्स आएंगे यहाँ पे, उससे रिलेटेड जो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो आपको बता दी जाएगी। आपको दोनों चीजें याद रखनी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए, सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में आपने यहाँ पर देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था, ठीक है, जो कि यहाँ पर सिर्फ इतना, ये वाला जो रीजन है आपने, ये जो रीजन है आपने इतना रीजन जो है वो कवर किया था। तो अभी क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इतना जो रीजन है वो इनफ है। यहाँ पे आपको जो मेन इम्पोर्टेंट लेबलिंग है वो करके दी जा रही है और आपको वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले है नंबर 6, फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है उसे हमने फैलोपियन ट्यूब कहा था। फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, नंबर 6 पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 4, यह है नंबर 4, ठीक है। इसमें हमने कहा ये है ओवरी। क्लियर है यहाँ पे? नंबर 4। नंबर 7 जो है वो आपको नंबर 7, ये वाला जो रीजन है, ध्यान से देखना, ये वाला जो रीजन है इतना जो रीजन है, नंबर 7 इंडिकेट करता है यूट्रस को, ठीक है। तो हमने कहा ये है यूट्रस, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब के बारे में हम बात कर लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पर देखो नंबर 6 जो दोनों में दे रखा है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। इट मीन्स कि हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 फैलोपियन ट्यूब होती है, राइट और लेफ्ट में, ठीक है। अब एक और चीज जो हमने बात की है यहाँ पर वो है नंबर 5 पे आप आ जाएंगे, जिसमें आपको नंबर 5 में क्या दिया गया है, फिम्बरी दिया गया है। फिम्बरी, ठीक है। चलिए, नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 3, अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर कुछ लेयर्स बनाई थी। लेयर्स यहीं पे बनाते हैं जिससे कि आप रिलेट कर सकें। नंबर 4 है ओवरी, ठीक है, ये है ओवरी। आपको ध्यान होगा हमने कुछ इस प्रकार से बनाए थे, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब आ जाती है, ठीक है, ये भी फैलोपियन ट्यूब आ जाती है और ये इस प्रकार से। फिर हमने कहा था 3 लेयर हमने बनाई थी यहाँ पे। दूसरी लेयर सबसे पहले आउटर लेयर आती है, फिर सेकंड लेयर जो इनर लेयर आती है, और फिर ये थर्ड लेयर जो इस प्रकार से है, ठीक है। ये जो थर्ड लेयर है जो नंबर 3 पे है, इसका नाम है यहाँ पे एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो अभी के लिए आप सिर्फ जो लेवलिंग है इतनी लेवलिंग को ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर आप पूरी लेवलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे बता रखा है नंबर 1, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है, ये नंबर 5 है, नंबर 6, ये दोनों नंबर 6 है, नंबर 7, ये नंबर 7 आपका आता है, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। क्लियर है? तब हमारा जो टॉपिक है उसके लिए सिर्फ नंबर 4 इनफ है अभी के लिए, ठीक है। पूरे जब हम प्रोसेस को पढ़ेंगे तो प्रोसेस के लिए पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आप पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम गैमीट फॉर्मेशन की बात करें तो सिर्फ ओवरी जो है, ये वाली जो भाग है ओवरी, वो आपका क्या है यहाँ पर अभी के लिए
क्योंकि ओवरी ही ऐसा पार्ट है जहां पर युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर बात करेंगे तो समझेंगे कि गैमेट एक्चुअली में क्या है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आपने कहा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। अच्छा, एक और चीज ध्यान देनी है, आप देख रहे हैं कि नंबर 4 जो है दोनों साइड देखना है। ये जो ओवरी है ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, पूरी फैलोपियन ट्यूब यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो आपने कहा कि जो मादा प्रजनन तंत्र है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक जोड़ी ओवरी होती है, या जिसे आप अंडाशय भी कहते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ी क्या हुई, ओवरी हुई। फिर है ए पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एक जोड़ी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। और इस फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं, आप स्टार कर लेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके पास फैलोपियन ट्यूब लिखा है तो वही आएगा, हो सकता है कि फैलोपियन ट्यूब की जगह ओविडक्ट आए। तो ये चीजें ध्यान रखनी है कि फैलोपियन ट्यूब के लिए ओविडक्ट भी आ सकता है और फैलोपियन ट्यूब भी आ सकता है, दोनों ही इसके नाम होते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक जोड़ी क्या होती है, ओवरीज होती हैं, एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, हो गया है। एंड अ सिंगल यूट्रस, यूट्रस कैसा है, सिंगल है। ये जो पूरा भाग है, ये वाला भाग क्या है, यूट्रस है। तो यूट्रस क्या होगा, सिंगल होगा। क्या पेयर में है, क्या सिंगल है, ये चीजें ध्यान रखनी है। ओवा आर प्रोड्यूस बाय ओवरीज। अब ओवा का मतलब क्या होता है, ओवा या ओवम, ये क्या है, फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट, या जिसे हम क्या कहते हैं, मादा युग्मक। अब ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि फीमेल गैमेट का नाम क्या है। अब आप सोचेंगे फीमेल गैमेट का अलग से नाम होगा, बिल्कुल। आप मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो जर्नली कहते हैं, मेल गैमेट का भी नाम होता है, फीमेल गैमेट का भी नाम होता है। फीमेल गैमेट का नाम होगा ओवा या ओवम, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर हिंदी में कहेंगे तो अंडकोशिका इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि फीमेल गैमेट का नाम क्या होता है, ओवा या ओवम, ओवम, क्लियर है। अब आपने कहा कि जो ओवम का जो निर्माण है या फीमेल गैमेट का जो निर्माण है या मादा युग्मक का जो निर्माण है वो कहाँ से कहाँ होता है, ओवरी में होता है, ठीक है। आपने कहा फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कैरी द ओवा फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, यूट्रस होल्ड अ ग्रोइंग एम्ब्रियो फीटस एंड दस हेल्प्स इन होल्डिंग द प्रेगनेंसी। तो जो यहाँ की बात है ये हम बाद में करेंगे, जब हम पढ़ेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन इनिशिएशन, जब हम दूसरे स्टेप में आएंगे ये स्टेप तब हम पढ़ेंगे। अभी हमारा सिर्फ पहला स्टेप चल रहा है, वो है युग्मक का निर्माण। तो उतनी चीजें हम पढ़ लें यहाँ पे जो युग्मक निर्माण के लिए इम्पोर्टेंट है। तो महिला प्रजनन प्रणाली में हमने कहा कि जो महिला प्रजनन प्रणाली है उसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, ओवरी। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ध्यान रखना है, अंडाशय का मतलब होता है ओवरी। एक जोड़ी फैलोपियन ट्यूब या अंडाणु होते हैं, फैलोपियन ट्यूब आप समझ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में आपको बता रखा है। और एक गर्भाशय होता है, तो गर्भाशय का मतलब क्या है, यूट्रस, गर्भाशय का मतलब होगा यूट्रस, ठीक है। अब आपने कहा अंडाणु अंडाशय द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि जो अंडाणु है, अंडाणु किसे हम कह रहे हैं, जो गैमीट है या अंडकोशिका उसे कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो गैमीट है, गैमीट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा ओविडक्ट, ओविडक्ट। आपने कहा कि जो अंड कोशिका है उसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, अंडाशय यानी कि ओवरी के द्वारा होता है। तो अंडाणु का मतलब क्या होगा, ओवम, ओवम, ठीक है। चलिए बाकी इससे आगे की बात हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया फैलोपियन ट्यूब या अंडाणु नलिकाएं जो होती हैं अंडाशय से अंडे को गर्भाशय तक लेके जाते हैं और गर्भाशय बढ़ते हुए भ्रूण धारण करते हैं, इस प्रकार गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद मिलती है। तो आपको ये 2 पॉइंट्स अभी क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं। एक कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ओवरी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब होता है और यूट्रस होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर देख लेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है दैट इज एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा गैमेट और गैमेट फॉर्मेशन के बारे में अब बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि गैमेट का मतलब क्या होता है। अब ये बताइए, सबसे पहले तो हमारा जो शरीर मिलकर के बना है वो एक सेल से मिलकर के बना है, जो कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक सेल जिसे अगर हम बेसिक से स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली से कहते हैं। जो कोशिका के सबसे बाहरी क्या होता है यहाँ पर आवरण होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, जिसे हम कहते हैं केंद्रक। अगर आप इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, अगर इस न्यूक्लियस को आप थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो ये है यहाँ पे डबल स्ट्रक्चर। थोड़ा सेल को बड़ा करना, ये पूरी सेल है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा बड़ा करके देखेंगे और इसे अगर हमने खोल करके देखा तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ पर ये होती है इस प्रकार की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और ये ही यहाँ पर क्या होता है हमारा जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि क्या होगा, डीएनए होगा। तो क्या होगा, हमारे केंद्रक में हमारा डीएनए होता है। और अभी तक हमने डीएनए के बारे में यही बात की कि आपके जो भी कैरेक्टर होते हैं वो चाहे इंटरनल है या चाहे एक्सटर्नल है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डीएनए। आप कैसे दिखते हैं, आपका स्किन कलर कैसा है, आपकी आई कलर कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, आपकी बॉडी में इंसुलिन कितना बन रहा है, आपकी बॉडी में आपने कहा जो एलएच और एफएसएच हार्मोन है यानी कि हार्मोन कैसे कितनी मात्रा में रिलीज हो रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके डीएनए पे, जो भी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि आप बाहर कैसे दिखते हैं, आपके आउटर बॉडी से लेकर के आपके इंटरनल बॉडी की, आपके जो आंतरिक शरीर में क्रियाएं कैसे हो रही हैं, वो सब डिपेंड करती है आपके डीएनए पे। आपका जो डीएनए होता है वो होता है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में, और ये जो केंद्रक पाया जाता है ये किस में पाया जाता है, एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। और इसी प्रकार के बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए, बहुत सारी कोशिकाओं से हमने कहा टिश्यू बनते हैं, इन टिश्यू से हमने कहा ऑर्गन बनते हैं, और इन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अब ऑर्गन सिस्टम के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे लिए थे प्रीवियस लेक्चर में, जब हमने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और वैसे हमारे पास आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप समझ लीजिए कि पूरे सिस्टम को बनाने के लिए बहुत सारे ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन को बनाने के लिए बहुत सारे टिश्यू चाहिए, और टिश्यू को बनाने के लिए बहुत सारी कोशिकाएं चाहिए। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हैं, अनगिनत हैं, आप उन्हें गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के हमारी बॉडी बनी होती है। अब हमने कहा कि हर कोशिका की जो कहानी है वो सेम है, कि हर कोशिका में एक केंद्रक होता है और हर केंद्रक में हमारा डीएनए होता है। इसका मतलब कि हमारे हर एक सेल में डीएनए होगा। अब ध्यान ये देना है कि हर सेल का डीएनए एक जैसा होता है। आपके जो गाल है वहां पर जो आपकी सेल है उसका डीएनए, आपका हाथ है, आपके हाथ में जो सेल है उसका डीएनए, या आपने कहा आपकी पैर है, आपके पैर की जो सेल है उसका डीएनए, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन किसका, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। अगर हम किसी दूसरी की बात करें, चाहे वो हमारा सिबलिंग है यानी कि आपके जो भाई बहन होते हैं, अगर उनकी की बात करें तो उनका अलग होगा। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी के हर सेल का जो डीएनए होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी तक क्लियर किए हैं, अब मैं ये हटा दूं, हमारे काम की चीजें सिर्फ ये है न्यूक्लियस और आपका डीएनए। ठीक है, अभी तक हमने बोला है हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल हैं, हर सेल में न्यूक्लियस होता है, हर न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अब यहाँ पर ये जो डीएनए है एक्चुअली में ये जो होता है ये इस प्रकार से होता है, कुछ थ्रेड जैसा, और डबल स्ट्रैंड होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड होते हैं, रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है ऐसे। अब ये जो रिबन जैसा स्ट्रक्चर होता है ये एक शेप में आ जाते हैं, कैसे, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक शेप में आ जाते हैं ये।
इसका नाम है क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्या कहेंगे इसे? क्रोमोसोम या गुणसूत्र। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या अंतर है क्रोमोसोम और गुणसूत्र में? कुछ अंतर है, जैसे ये तो सिर्फ डीएनए है, और अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र में कुछ प्रोटीन आ जाते हैं, जैसे इस प्रकार से। इसका नाम हिस्टोन है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो अभी के लिए चल सकता है, कोई बात नहीं। और कुछ यहाँ पर भी प्रोटीन आ गई है। ठीक है, अब पता चला ये तो सिर्फ डीएनए है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन जुड़ जाती हैं, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है। हमारी सेल में इसी प्रकार के जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं उनका नंबर होता है 46। ठीक है, और ये जो गुणसूत्र होते हैं ये हमेशा कैसे हैं? यहाँ पे पैर में होते हैं, इस प्रकार से ये पैर में रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीजें होंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये है एक गुणसूत्र, यह है दूसरा गुणसूत्र। और अगर मैं कहूँ कि पैर में, तो मैंने कहा कि ये एक जोड़ी है, इसे हम क्या कहेंगे? वन पेयर या एक जोड़ी। ठीक है, ऐसे ही हमने कहा हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये 46 क्रोमोसोम जब जोड़े में होते हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? 23 पेयर कहेंगे, या हमने कहा इसे हम क्या कहेंगे? 23 जोड़े कहेंगे। अब ध्यान रखिए कि एक ही सेल में होते हैं, हर सेल की बात हो रही है। एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं तो एक सेल की ही बात हो रही है, और हर सेल में इतने ही हमारे क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46। तो हमने कहा कि हमारी बॉडी में, ध्यान से देखिए चीजों को, हमने कहा हमारी बॉडी मिलकर के बनी होती है कोशिकाओं से। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है, और हर कोशिका में क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस, या उसे केंद्रक कहते हैं, और हर कोशिका के केंद्रक में हमारा डीएनए होता है। डीएनए जो होता है वो गुणसूत्र के रूप में, अगर हम देखेंगे तो वो गुणसूत्र के रूप में होता है, और हमारी कोशिकाओं में 46 या 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र हमेशा कैसे रहते हैं? पैर में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। और अगर हम 46 गुणसूत्रों को अगर जोड़े में बांटे तो हमारे पास 23 जोड़े क्रोमोसोम हमारे पास आते हैं। इतनी बात क्लियर है? आप सोचेंगे हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? ये हटा दूं। अब इतना समझ आ गया कि ये सेल की बात हो रही है। ये जो डीएनए है, ये डीएनए कहाँ है? ये गुणसूत्र आपके कहाँ होंगे? ये न्यूक्लियस में ही है एक्चुअली में, जिसे आप डीएनए कह रहे थे। अगर मैं न्यूक्लियस में दिखाऊं तो न्यूक्लियस में हम गुणसूत्रों को कैसे दिखाते हैं? न्यूक्लियस जो है वो, उसमें गुणसूत्र हम इस प्रकार से दिखाते हैं, यानी कि एक जोड़ी गुणसूत्र हम दिखा रहे हैं, एक्चुअली में 23 जोड़ी क्रोमोसोम आपकी सेल के जो न्यूक्लियस है, आपकी कोशिका का जो केंद्रक है, वहां होते हैं। ठीक है, अब क्या चीजें आती है? देखिए, आपने कहा हमारी कोशिका में अगर 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र हैं, इसका मतलब होता है कि ये कंडीशन कहलाती है डिप्लॉइड, या इसे हम कहते हैं द्विगुणित। ठीक है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब होता है, डिप्लॉइड का मतलब आप डबल से मत समझिए। ठीक है, डिप्लॉइड डबल, या डिप्लॉइड आपने का फुल। डबल है, फुल है, और ये याद करने का तरीका है, आप फुल नहीं लिख करके आएंगे वहां पर। ठीक है, डिप्लॉइड का मतलब है कि फुल क्रोमोसोम है। ठीक है, 46 है। अगर 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े, अगर मैं कहूँ कि इसके आधे जो गुणसूत्र हैं अगर इसके आधे हो जाएं, तो यानी कि 46 क्रोमोसोम के बजाय अगर 23 क्रोमोसोम हो जाए, तो अब ध्यान से देखिए, 23 क्रोमोसोम और 23 जोड़े क्रोमोसोम में डिफरेंस है। 23 जोड़ी का मतलब होता है हर जोड़ी में 2, 23 जोड़ी का मतलब है 46 क्रोमोसोम, और 23 क्रोमोसोम का मतलब है सिर्फ 23 क्रोमोसोम यहाँ पे। तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम का मतलब 46 क्रोमोसोम होता है, और 23 क्रोमोसोम का मतलब यहाँ पे जो, क्योंकि जोड़ा नहीं है, सिंगल क्रोमोसोम की बात हो रही है, 23 क्रोमोसोम। अगर हमने कहा
कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है तो आधे को हम क्या कहते हैं, हाफ कहते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, हैप्लॉइड। इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम क्या कहते हैं, अगुणित कहते हैं। अब आप सोचेंगे हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, लेकिन हम तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली में आपको चीजें यहीं से समझ आएंगी कि युग्मक का जो निर्माण हो रहा है, गैमेट का जो फॉर्मेशन हो रहा है, वो कैसे होता है। क्लियर है? तो अभी तक जो चीजें हमने समझी हैं, हमने एक तो सेल के बारे में बात की है। सेल के केंद्रक होता है, केंद्रक में जो डीएनए है, डीएनए होता है, डीएनए के साथ कुछ प्रोटीन मिल करके क्रोमोसोम बनाती हैं। हमारे हर सेल के जो केंद्रक होता है, हर सेल का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं तो उसे 23 जोड़ी क्रोमोसोम कहते हैं। अगर पूरे नंबर है क्रोमोसोम के 46 क्रोमोसोम है तो उसे डिप्लॉइड कहेंगे। अगर हाफ नंबर हो जाता है तो उसे हम हैप्लॉइड कहेंगे। इतनी चीजें आप लोग रिवाइज करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।